नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी और इस कहानी की तात्विक समीक्षा आज हम करेंगे। ये कहानी मैं पहले करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए आज इस कहानी की तात्विक समीक्षा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक परिचय बनाना है जिसमें आप बताएंगे कि हिंदी कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है, क्योंकि उनकी कहानियों में समाज के निम्न वर्ग को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। साथ ही उन्होंने ऐसे विषयों को कहानी की कथावस्तु में शामिल किया जो सर्वसाधारण से जुड़े हुए हैं। मानव समाज और जीवन की यथार्थ स्थिति का चित्रण प्रेमचंद की कहानियों में जीवंत बन पड़ा है। साहित्य समीक्षकों ने कहानी कला के जो 6 तत्व माने हैं वो कौन कौन से हैं? कथानक है, पात्र और उसके चरित्र चित्रण है, कथोपकथन या संवाद है, देशकाल या वातावरण, उद्देश्य तथा भाषा शैली। इसी के आधार पर हम बूढ़ी काकी कहानी की भी समीक्षा आज करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ कौन सा पॉइंट लिया है या कौन सा तत्व लिया है? कथानक या कथावस्तु। बात करें तो कथानक कहानी का मूल तत्व माना जाता है, क्योंकि इसके बिना कहानी लेखन संभव ही नहीं होता। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी बूढ़ी काकी का कथानक कैसा है? सामाजिक समस्या पर आधारित है और बहुत ही रोचक तथा जिज्ञासापूर्ण कथानक है। इसमें उत्सुकता है, करुणामयता है या करुणामय भाव है, प्रभावोत्मकता है। इसमें कहानीकार ने बूढ़ी काकी के माध्यम से कथानक का सृजन करते हुए मानव की जो स्वार्थी मानसिकता है उसका चित्रण किया है। यहाँ पर जो पंडित बुद्धिराम है, उसकी पत्नी के घृणित व्यवहार का वर्णन करके लेखक बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति पैदा करने में सफल रहा है। साथ ही उनकी बेटी लाडली है जो बुढ़िया के प्रति बहुत ही सहानुभूति का भाव रखती है, जिससे कि कथानक एक पक्षीय नहीं होता बल्कि संतुलन बन जाता है। कथानक की पूर्णता बुद्धिराम की पत्नी के द्वारा बूढ़ी काकी को जूठन चाटते हुए देखने पर उत्पन्न आत्मग्लानि और पछतावे के साथ की गई है, जिससे कि प्रेमचंद समाज में सुधार की भावना लाने की कोशिश करते हैं। रूपा कौन है? ये बुद्धिराम की पत्नी है। ये ईश्वर से भी डरती है और बूढ़ी काकी से प्रार्थना करती है कि वो भोजन कर ईश्वर से उन्हें क्षमा कर देने की प्रार्थना कर दे। कहने का अभिप्राय क्या है कि बूढ़ी काकी की कथावस्तु क्रमशः विकसित होती है और उसके बाद पूर्णता को प्राप्त होती है। साथ ही उसकी कथा मानव के मन और हृदय को झकझोरने में सक्षम है। समाज और मनोविज्ञान के स्तर पर लिखी गई यह कहानी कथानक की दृष्टि से एक सफल कहानी मानी जा सकती है। दूसरा हम यहाँ पर तत्व कौन सा लेंगे? पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी के पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी पात्र हैं सब अपने दायित्व का निर्वाह करने के प्रति पूर्णतः सजग है। उनके आचरण और व्यवहार समाज की यथार्थ स्थिति का आंकलन करने में सफल रहा है। बूढ़ी काकी कहानी नामक कहानी में सबसे प्रमुख जो पात्र है वो कौन है? बूढ़ी काकी है और सारी कहानी उसी के आसपास घूमती है। एक और कहानीकार ने उसकी वृद्धावस्था की ओर संकेत किया, तो दूसरी ओर स्वादिष्ट भोजन को उसकी कमजोरी बताया है। उसके आचरण में किसी प्रकार का छल या बनावटीपन नहीं है। दूसरा पात्र है बुद्धिराम, जो कि बूढ़ी काकी का भतीजा है, पैसों का लालची है और बातें करने में काफी तेज और चालाक है। कहानी में उसका चरित्र स्वार्थी और लोभी उसका स्वभाव है, जो बूढ़ी काकी की जायदाद को अपने नाम लिखवा लेता है, बाद में उसे रोटी भी नहीं देता, यहाँ तक कि अपमानित और बेइज्जत भी करता है। तो दूसरा प्रमुख पात्र कौन है? बुद्धिराम है, बूढ़ी काकी का भतीजा। तीसरा मुख्य पात्र कौन है? रूपा है, जो बूढ़ी काकी के भतीजे पंडित बुद्धिराम की पत्नी है। स्वभाव में तीखापन है, परंतु भगवान से डरती है। प्रारंभ में बूढ़ी काकी के प्रति उसका व्यवहार अपमान और प्रताड़ना से भरा रहता है, लेकिन बूढ़ी काकी को जूठी पतलें चाटते देखकर उसके भीतर आत्मग्लानि और पछतावे का भाव जाग उठता है। अपनी भूल को स्वीकार करती है और बूढ़ी काकी को भोजन कराती है। ईश्वर से भी अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करती है। इसके बाद बुद्धिराम के 2 बेटे भी हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है। बूढ़ी काकी को ये कोई मान सम्मान नहीं देते, बल्कि शरारत से भरे हुए हैं दोनों ही बेटे। कहानी में जो एक और मुख्य पात्र कह सकते हैं हम, वो है छोटी लड़की लाडली, यानी रूपा की बेटी है लाडली।
जिसके मन में बूढ़ी काकी के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। काकी को भी उससे लगाव है। लाडली अपने भाइयों से बचकर बूढ़ी काकी की कोठरी में पहुंचती थी। इस तरह पात्र और उसके चरित्रों की दृष्टि से अगर देखें, उसके चरित्र चित्रण की दृष्टि से बूढ़ी काकी एक सफल कहानी कही जा सकती है। देखा कि हमने पात्र तो इसमें इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो पात्र हैं उनका व्यवहार, उनका आचरण और उनका दूसरे के प्रति जो भाव है वो हमें दिखा रहा है कि आज के समय में घर परिवार की स्थिति कैसी है, समाज में बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, बच्चों का उनके प्रति कैसा भाव है, वो सब इस कहानी में स्पष्ट करने में ये पात्र पूर्णतः सक्षम है। उसके बाद आता है कथोपकथन एवं संवाद योजना। कथोपकथन कहानी की रीढ़ होते हैं। इससे ही कहानी में स्वाभाविकता और वास्तविकता का भाव आता है। यद्यपि बूढ़ी काकी नामक कहानी में पात्रों के पारस्परिक संवाद कम है, लेकिन मन बात कहना या आत्म वार्तालाप इस तत्व को पुष्ट करने में सक्षम रहा है। बूढ़ी काकी, बुद्धिराम और रूपा जब भी बोलते हैं तो दूसरा पात्र चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन बूढ़ी काकी और लाडली का वार्तालाप अवश्य इस दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे बूढ़ी काकी, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। तो इससे पता चलता है कि अम्मा का भाव दादी के प्रति कैसा है, लाडली क्या सोचती है, बूढ़ी काकी की क्या इच्छाएं हैं। तो वो इन कहानियों के कथनों के माध्यम से हमें पता चलता है। और ये जो कथन है, इससे पता चलता है कि कितने सरल सहज भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर संवादों की गई है, जिससे कि कहानी सफलता की ओर अग्रसर है या ये पात्र हमसे जुड़ जाते हैं। उसके बाद आता है देश काल और वातावरण। देखिए, कोई भी कहानी समय के अनुसार ही प्रासंगिक है या नहीं, इसका निर्णय कहानी में चित्रित देश काल और वातावरण के आधार पर किया जाता है। इससे कहानी की विश्वसनीयता भी बनती है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में एक ऐसे सामाजिक वातावरण का दृश्य खड़ा किया जो एक अकेली बूढ़ी काकी के जीवन में नहीं, कितने ही वृद्धों के जीवन में ऐसा होता है। बूढ़ी काकी नामक कहानी में देश काल सजीवता किए हुए हैं। भले ही वह पंडित बुद्धिराम और रूपा द्वारा उसे अपमानित और प्रताड़ित करने का हो, सगाई तिलक समारोह का हो, जूठी पत्तल चाटने का हो, या रात्रि के वातावरण का। कहानी का वातावरण प्रभावशाली है या प्रभावोत्पादक रहा है। जैसे ही रूपा स्वादिष्ट पकवानों से भरा हुआ थाल लेकर बूढ़ी काकी के सामने आती है तो उस वातावरण का चित्रण तो मन को और भी ज्यादा रोमांचित कर देता है, भावुक कर देता है। तो देशकाल और वातावरण कहानी के कथानक के बिल्कुल अनुकूल है। अगला हमारा जो यहाँ पर तत्व रहेगा वो है उद्देश्य। कहानी ही नहीं, मानव का प्रत्येक कर्म कोई न कोई उद्देश्य के लिए रहता है। कहानी का उद्देश्य केवल पाठक या श्रोता के मन को आनंदित करना नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ी हुई किसी न किसी समस्या की ओर ध्यान खींचना होता है। उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें कहानीकार ने बुद्धि राम जैसे लाचारी और स्वार्थी लोगों के प्रति समाज में घृणा की भावना पैदा की है और बूढ़ी काकी जैसे वृद्धों के प्रति मानवता का व्यवहार जगाया है। लेखक ने वृद्धों के स्वभाव में खान पान की प्रवृत्ति दिखाकर बूढ़ी काकी को दोषयुक्त सिद्ध किया है। कहानी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वृद्ध जनों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अनुचित है। इस प्रकार बूढ़ी काकी सो-उद्देश्य कहानी है। तो इस कहानी से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि वृद्धों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। वो भी हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक हिस्सा है। उन्हें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। इसके बाद बात करें भाषा शैली। देखिए, भाषा शैली भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। भाषा के अभाव में या उसकी सम्यक प्रस्तुति के अभाव में कथ्य को उजागर करना कठिन हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सर्वथा पात्र, देशकाल और विषय वस्तु के अनुरूप है। यही कारण है कि उनकी कहानियों की भाषा शैली व्यवहारिक अधिक होती है। साधारण से साधारण पाठक भी उसकी भाषा को समझने में सफल रहता है। शैली की दृष्टि से भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी एक सफल कहानी है। पढ़ते समय ऐसे लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा है। वर्णनपरक शैली भावात्मकता के साथ साथ चित्रात्मकता की प्रवृत्ति लिए हुए रहती है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग
प्रेमचंद की भाषा शैली को और भी स्वाभाविक बनाने में सक्षम रहा है। देखिए, हम ये कहानी पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि कहानी की भाषा बहुत ही सहज और सरल भाषा है। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे बीच का ही कोई पात्र है जो अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से कर रहा है। साथ ही कहावतें और मुहावरे उसको बहुत ही सामान्य और रोचक रूप देने में भी पूर्णतः सक्षम हैं। तो इस तरह भाषा शैली के दृष्टिकोण से भी ये कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। एक पूर्णतः भावों की अभिव्यक्ति करने वाली कहानी कही जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।